स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटेशन के गुरुत्वाकर्षण के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो उसका गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल जी कैसा होता है। गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो उसका गुरुत्वजनित त्वरण यानी स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण कैसा होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल G का मान कम हो जाता है, जिसके कारण गुरुत्व त्वरण का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से स्पष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात स्मॉल जी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आर स्क्वायर क्या है, जहाँ पे आर स्क्वायर यानी आर पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो आर क्या होता है, अर्थात दूरी क्या होता है, बढ़ता है। और जब दूरी बढ़ता है तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। ऑप्शन ए प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन बी आकर्षण बल, ऑप्शन सी अपकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है जिनका द्रव्यमान होता है। किन दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच जिनका कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है। यह बल वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। ये इसकी ओर आकर्षित होगा और ये इसकी ओर, तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर वस्तु जो द्रव्यमान रखती है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपात में और उनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सीधे अनुपात होता है किसका, द्रव्यमान का, जो दो द्रव्यमान है उसके। और दूरी के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जहाँ पे ये F क्या है, ये F है गुरुत्वाकर्षण बल और M1 और M2 क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान है और R जो है इनके बीच की दूरी है R। ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर डैश होता है। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है बल्कि ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होती है जिसके कारण गुरुत्व त्वरण अधिक होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी अधिक होती है जिसके कारण गुरुत्व त्वरण कम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाता है तो उसका भार ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी 0 हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है।
जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाता है तो उसका भार घट जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का लगभग 1/6 होता है, जिसके कारण वस्तु का भार चंद्रमा पर कम हो जाता है। और भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होने पर भार कम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो किसी वस्तु का भार ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी चौगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात F अनुपात m1 इंटू m2। जहाँ m1 क्या है? जहाँ m1 पृथ्वी का द्रव्यमान है और m2 वस्तु का द्रव्यमान है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा, जिससे वस्तु का भार भी दुगना हो जाएगा और भार बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल g। चूंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण दुगना हो जाएगा, इसलिए वस्तु का भार भी क्या होगा? यदि ये दुगना होगा तो भार भी क्या होगा? दुगना होगा। ये समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G का आयाम क्या है? आयाम यानी विमीय सूत्र। ऑप्शन ए m1 m-1 L3 T-2, ऑप्शन बी m L2 T-2, ऑप्शन सी m1 L-2 T2, ऑप्शन डी m-2 L3 T-3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए m-1 L3 T-2। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का आयाम जो होता है कैपिटल G बराबर F R का स्क्वायर बटे में m1 m2, जहाँ पे F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, R जो है दो वस्तुओं के बीच की दूरी है और m1 और m2 जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान है। आयाम का गणना जब हम करते हैं तो इसका विमीय सूत्र क्या निकलता है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो m L T-2 और यहाँ पे दूरी है तो दूरी का क्या आ जाएगा? दूरी को हम क्या लेते हैं? L लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? L का 2 अपॉन यहाँ पे दो वस्तुओं का द्रव्यमान है तो बटे में क्या आ जाएगा? द्रव्यमान को हम क्या लेते हैं? m में लेते हैं, तो बटे में आ जाएगा m2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? m -1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो बचेगा m-1 L का 3 और T का -2। T जो है -2 पहले से है, तो ये जो है बल का विमीय सूत्र है, ठीक है। ये जो m L T-2 है, ये किसका है? बल का विमीय सूत्र है, और इसमें R का विमीय सूत्र रखे बटे में m, ये जो दो m है इसका विमीय सूत्र रखे m2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या? m-1 L3 T-2। ये समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिकतम होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी दोनों पर समान,
ऑप्शन डी ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों पर समान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित गुण है जो उसकी मात्रा को दर्शाता है और यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर या किसी भी अन्य स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान और भार में अंतर करना महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान एक वस्तु की मात्रा का माप है। द्रव्यमान क्या है? एक वस्तु की मात्रा का माप जो हर जगह समान रहता है। और भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अनुसार बदलता है। ठीक है, भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अनुसार बदलता है। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान रहेगा, लेकिन भार जो है वो ध्रुवों पर अधिक या कम हो सकता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सभी जगह सेम रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होगा? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी ऊंचाई पर, ऑप्शन डी केंद्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। ऊपर हमने द्रव्यमान देखा था, यहाँ पे भार पूछा है कि भार कहाँ न्यूनतम होगा। तो भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल F, या कह सकते हैं गुरुत्व त्वरण के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होता है। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है तो इस घूर्णन के कारण क्या होता है? वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होता है। इससे भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होता है? कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर अधिक होती है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। इसलिए वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है क्योंकि वहां अपकेंद्रीय बल नहीं होता और पृथ्वी के केंद्र से दूरी भी कम होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में रखी जाती है तो वहां g का मान क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में रखी जाती है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में समान होता है और एक दूसरे को रद्द करता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु, ये पृथ्वी है और इसके केंद्र में रखी जाती है तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सभी दिशाओं में समान होता है। सभी दिशाओं में कैसा होगा? समान। और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g कितना होता है? शून्य। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी से सीधे अनुपात में होता है। पृथ्वी के केंद्र में दूरी कैसा होता है? सीधे अनुपात में होता है, जहां ये r क्या है? r है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी और पृथ्वी के केंद्र पर r कितना होता है? 0। इसलिए g का मान भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो ये समझ में आया। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या कि ये जो सामान वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है इसमें सभी दिशाओं में समान गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगी। और दूसरा रीजन ये है कि पृथ्वी से वस्तु जब केंद्र में रखा हुआ है तो उसकी दूरी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। और जब दूरी 0 हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कारण से g का मान क्या होगा? शून्य।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। किसी उपग्रह का भार शून्य क्यों होता है? ऑप्शन ए, क्योंकि g बराबर 0 होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि वह मुक्त पतन की स्थिति में होता है। ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि गुरुत्व बल नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह मुक्त पतन की स्थिति में होता है। किसी उपग्रह का भार शून्य नहीं होता है, लेकिन उपग्रह और उसके अंदर मौजूद वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपग्रह और उसकी सामग्री दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर मुक्त पतन की स्थिति में होते हैं। उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होता है, जो उसे अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। चूंकि उपग्रह और उसके अंदर की वस्तुएं दोनों ही समान त्वरण से गिर रही होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। इसलिए उपग्रह के सापेक्ष वस्तुओं का भार शून्य प्रतीत होता है। शून्य होता नहीं है, ठीक है, शून्य होता नहीं है, लेकिन शून्य प्रतीत होता है। और उसके अंदर जो मौजूद वस्तुएं होती है ना, वो भारहीनता की स्थिति में होती है, लेकिन शून्य होता नहीं है। इस स्थिति को भारहीनता कहा जाता है। किस स्थिति को भारहीनता कहा जाता है? उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होता है, जो उसे अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। उपग्रह और उसके अंदर वस्तुएं दोनों कैसे? समान त्वरण से गिर रही होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। और मुक्त पतन की स्थिति को क्या बोलते हैं? भारहीनता, जो अंतरिक्ष में मुक्त पतन की स्थिति में वस्तु द्वारा अनुभव की जाती है, ठीक है, लेकिन शून्य होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।